हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन। नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, बेसिक एग्जाम्स में जितने भी है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, समझते हैं आज हम इस टॉपिक को, नरेशन को, कि आखिरकार नरेशन होता क्या है। चलिए, नरेशन की अगर हम बात करें तो नरेशन वर्ड जो है नरेशन वर्ड नरेट वर्ब से आया है और नरेट वर्ब का अर्थ होता है कह करके बताना। नरेट का अर्थ क्या होता है? कह करके बताना। जब हम किसी भी व्यक्ति की बात को हम कह करके बता रहे हैं तो उस बात को कह करके बताने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। कितने तरीके होते हैं फ्रेंड्स? दो तरीके होते हैं। या तो उस व्यक्ति की बात को हूबहू उसके शब्दों में आप तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है, सामने वाले तक पहुंचा दिया जाए, या फिर उस बात को अपने तरीके से मैं बताऊं। जब मैं उस व्यक्ति की बात को अपने तरीके से बताऊंगा तो वह कहलाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। और अगर किसी व्यक्ति की बात को हूबहू उसके शब्दों में अगर मैं आपको कह दूं तो फिर वो कहलाएगा डायरेक्ट नरेशन। चलिए समझते हैं होता क्या है। मैंने कहा कि राम सेड टू मी, I am not coming today। इस तरीके का एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, परीक्षा में भी कुछ इसी तरीके का स्टेटमेंट होगा। मोस्टली क्वेश्चंस में आपने ये सेड टू देखा होगा। सेड टू मतलब कहा, मतलब उस व्यक्ति की कही हुई बात को हम बता रहे हैं, इसलिए ये कहा हुआ शब्द बार बार आएगा। ठीक है, मोस्टली हर एक नरेशंस क्वेश्चन सेड से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं। चलिए समझते हैं एक ये छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से कि आखिरकार नरेशन होता क्या है और उसमें हमको करना क्या होता है। चलिए, नरेशन के बारे में जब भी बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आता है, इन्वर्टेड कॉमे में बात आती है। यहां पर ये जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रिपोर्टिंग स्पीच। क्यों कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच? क्योंकि यह वह स्टेटमेंट है जो किसी व्यक्ति की कही हुई बात को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बात होती है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बात समझ में आई फ्रेंड्स? क्या हो रहा है? राम ने कोई बात कही है और उस कही हुई बात को मैं बता रहा हूं आपको। राम ने कोई बात कही है मुझे और मैं उस बात को आपको बता रहा हूं। तो नरेट शब्द का मतलब ही होता है कह करके बताना। ठीक है, अब उस बात को कहने के मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं राम ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था उन्हीं शब्दों को आप तक पहुंचाऊं, या फिर मेरे पास दूसरा विकल्प यह है कि राम ने मुझे बात कही है, उस बात को मैं अपने तरीके को, उसका जो बेसिक मैसेज है वो पहुंचा दूं और अपने तरीके से बताऊं। अगर मैं राम के द्वारा कही हुई बात को उसके ही शब्दों में आप तक पहुंचा रहा हूं, राम के द्वारा कही हुई बात को उसके ही शब्दों में आप तक पहुंचा रहा हूं, तो वह कहलाएगा डायरेक्ट नरेशन। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? वह कहलाएगा डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में होता क्या है? डायरेक्ट नरेशन में राम ने जो बात कही है उस बात को मैं उसके शब्दों के माध्यम से पहुंचा रहा हूं और उसकी पहचान यह होती है कि मैं उसे इन्वर्टेड कॉमे में लिखता हूं। कहां पर लिखता हूं? इन्वर्टेड कॉमे में। इन्वर्टेड कॉमे का अर्थ यह हुआ कि राम के द्वारा कहे हुए स्टेटमेंट में मैंने अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं किया है। उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उसने जिन वर्ड्स का यूज किया था, मैं उन्हीं वर्ड्स को आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर जो बात आती है वह होती है डायरेक्ट स्पीच या फिर होती है डायरेक्ट नरेशन। क्या होता है? डायरेक्ट
नरेशन, इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और कहा जाता है, उसके 4 विकल्प दिए हुए रहते हैं और कहा जाता है कि इसका जो डायरेक्ट नरेशन है इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताओ, कि ये तो उसके शब्द है, उसके शब्दों को अगर अपने हिसाब से आप कहोगे तो किस तरीके से कहेंगे, यह हमारे पास क्वेश्चन होता है। अब फ्रेंड्स, बड़ा ही सरल सा टॉपिक है, लेकिन दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक भी इसे कहा जा सकता है। क्यों सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको पढ़ने से पहले, इसको चेंज करने से पहले आपको सेंटेंसेस के टाइप्स पता होना चाहिए, इसको समझने से पहले आपको टेंस पता होना चाहिए, इसको समझने से पहले आपको प्रोनाउन पता होना चाहिए, तब आप इसको हंसते हंसते मजाक मजाक में इसको सॉल्व कर देंगे। अगर आपको वे सारी चीजें नहीं आती है तो आप कॉन्फिडेंटली इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ी सी समस्या होती है। लेकिन हम आज जो डिस्कशन करेंगे कुछ इस तरीके से आप तक पहुंचाएंगे कि आपको बिना कोई समस्या के कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, कुछ ऐसे मेथड्स बताएंगे जिससे आप बिना कोई कंफ्यूजन के इसको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या है। हमने कहा है कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है। अब जब चेंज करने की बात होती है तो यहां पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको 3 चीजों को चेंज करना है। कितनी चीजों को चेंज करना है फ्रेंड्स? 3 चीजों को। एक तो आपको चेंज करना है इस रिपोर्टिंग स्पीच को, दूसरा आपको चेंज करना है इस इन्वर्टेड कॉमे को, और तीसरा आपको चेंज करना है इस रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमे को चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच। सर क्या पूरा स्टेटमेंट चेंज होगा? नहीं फ्रेंड्स, हम चेंज करेंगे यह जो वर्ब है सेड टू, इसे, यह जो वर्ब है सेड टू, इस सेड टू को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं फ्रेंड? रिपोर्टिंग वर्ब। तो चेंज हमको कर रहा है इस सेड टू को। दूसरे नंबर पर हमें चेंज करना है इस इन्वर्टेड कॉमा को। ठीक है, किसको चेंज करना है? एक तो सेड टू को चेंज करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा को। थर्ड नंबर पर चेंज करना है ये रिपोर्टिंग स्पीच को। ठीक, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या चेंज होता है? तो रिपोर्टिंग स्पीच में पहले चेंज होता है आपका प्रोनाउन, दूसरे नंबर पर चेंज होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तीसरे नंबर पर चेंज होता है जो भी वहां पर एडवर्ब यूज किया गया है वो यूज। बड़ा ही आसान तरीके से, बड़े ही सरल तरीके से इस टॉपिक को चेंज करने के मैं रूल्स बताऊंगा। निवेदन यह है कि अगर आप आज नरेशन को कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए भी क्लास से अपना ध्यान नहीं हटाएंगे। ठीक है, बड़े ही सरल शब्दों में आपके लिए सारी चीजें बताऊंगा और बड़े ही, मतलब इसको कहा जा सकता है कि आसान वे में आपको सारी चीजें मिलेगी, इसलिए देखते रहिए। एक भी पॉइंट मिस हुआ तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए समझते हैं। ठीक है, चेंज क्या करना है? सबसे पहले हमको चेंज करना है सेड टू को, दूसरे नंबर पर चेंज करना है हमें इन्वर्टेड कॉमे को, तीसरे नंबर पर यूज करना है प्रोनाउन का, और फिर जो भी उसका टेंस है उस टेंस को। ठीक है, समझते हैं इसको चेंज करने के नियम। पहला नियम क्या है? चलिए समझते हैं, पहले हम पढ़ते हैं। सेड टू को चेंज करने के नियम। पहला क्या है? सेड टू को चेंज करने के नियम। जो सेड टू हमने इन्वर्टेड कॉमे के अंदर लिखा है, इस सेड टू को चेंज करने के नियम क्या है? एक बात बता देता हूं,
पहला सेंटेंस जो है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरे नंबर का जो सेंटेंस है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान रखेंगे, माइनर सा डिफरेंस है लेकिन ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके आधार पर ही पूरे सेंटेंस को चेंज किया जाएगा। किसके आधार पर? इस रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर। किसके आधार पर? इस रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर पूरे सेंटेंस को चेंज किया जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं सेड टू को चेंज करने के नियम। किसके आधार पर? तो सेड टू को चेंज करते हम इस रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर। किसके आधार पर चेंज करेंगे? इस रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर। तो लिखेंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच कौन सी फ्रेंड्स? जो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर है। रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बात क्या हो रही है कि सेड टू को अगर आपको बदलना है, अगर आपको सेड टू को चेंज करना है तो सेड टू को चेंज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या देखना है? उसके अगर रिपोर्टेड स्पीच का टाइप ऑफ सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच में क्या देखेंगे? उसके टाइप ऑफ सेंटेंस को, सेंटेंस के प्रकार को। सर ये सेंटेंस का प्रकार क्या होता है? सर ये सेंटेंस के प्रकार को कैसे समझते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, सेंटेंस के प्रकार को समझने के लिए हमें देखना है कि जब भी हम कोई बात बताते हैं तो वो बात को हम 4 तरीके से या 5 तरीके से, कुछ बुक्स इसको 4 तरीके से बताती है, कुछ बुक्स 5 तरीके से बताती है। समझेंगे ये 4 तरीके और 5 तरीके क्या होते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का टाइप ऑफ सेंटेंस। अब ये टाइप ऑफ सेंटेंस में कितने प्रकार होते हैं तो समझते हैं। पहले सेंटेंस के प्रकार जो होगा वह होगा असर्टिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस का प्रकार जो होता है वह होता है असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जब सामान्य सा कोई सा स्टेटमेंट हम देते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जब हम कोई सामान्य सा स्टेटमेंट देते हैं। सामान्य सा स्टेटमेंट किस तरीके से होता है? ही इज़ माई फ्रेंड, आई एम हिज फ्रेंड, ही स्टडीज विथ मी, ही वेंट विथ मी, आई नो हिम, ही डजेंट नो मी, ही नोज मी, डू यू नो मी, सॉरी डू यू नो मी जब मैंने बोला तो ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये मैं बात नहीं बता रहा हूँ। तो ये प्रश्न पूछने वाला इस असर्टिव के अंतर्गत नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा? आई कैन डू दिस, आई शुड डू दिस, इट इज टोल्ड, इट इज सेड। जितने भी सेंटेंसेस है मोस्टली पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनको आप कहते हैं अफर्मेटिव, जिनको आप कहते हैं अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे? असर्टिव के अंतर्गत। टाइप ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं। असर्टिव समझ में आया? असर्टिव मतलब एक सिंपल टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें आप बताते हैं, क्या बताते हैं? कोई ऐसा है, नहीं है, कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है, कोई कहाँ है, नहीं है, ठीक है। किसने क्या किया, नहीं किया, किसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सामान्य सी बात आप बताते हैं। दूसरा नंबर का जो टाइप ऑफ सेंटेंस आता है वह होता है इंटेरोगेटिव। सर ये इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रश्न पूछना। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछना। प्रश्न हमेशा 2 तरीके से पूछा जाता है। प्रश्न हमेशा 2 तरीके से पूछा जाता है। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है कि सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। यह क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है, क्या आप जानते हैं, हाँ या नहीं? क्या आप ये काम करते हैं, हाँ या नहीं? क्या आप ये कर सकते हैं, हाँ या नहीं? क्या आपको ये करना चाहिए, हाँ या नहीं? मतलब इसकी शुरुआत जो होती है हिंदी में
क्या से होती है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से होती है। इंग्लिश में कहाँ से होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो इस तरीके का जो सिंगल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होता है, सिंगल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होता है, उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, जबकि जो डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होता है उसकी शुरुआत हम करते हैं WH वर्ड से। किससे करते हैं? WH वर्ड से। वेयर डू यू लिव, हाउ डू यू डू दिस, हाउ कैन यू हेल्प दिस, व्हेन डिड यू से दिस, हु टोल्ड यू, इस तरीके के जो शब्द होते हैं उन्हें डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसे सिंगल इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव ये इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं फ्रेंड्स कि जो सेंटेंस सामान्य बात बता रहा है, जो सेंटेंस सामान्य बात बता रहा है उसे हम असर्टिव कहेंगे। जो सेंटेंस प्रश्न पूछ रहा है, जो सेंटेंस प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, ठीक है, वहां पर इंटेरोगेटिव कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव कहलाएगा। तीसरे नंबर पर हम सेंटेंस के टाइप में समझते हैं। तीसरे नंबर पर हम समझते हैं, तीसरे नंबर का जो टाइप होता है वह होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स क्या होता है? इंपेरेटिव। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के टाइप्स को भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए ये जो नरेशन टॉपिक है ना, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड होते हैं, और जब आप इनको पढ़ लेंगे ना तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर बड़ी आसान हो जाएगी, और नरेशन तो आप चुटकियों में हल करेंगे। चलिए ठीक है, इंपेरेटिव की बात कर रहे हैं। इंपेरेटिव का अर्थ क्या होता है? इंपेरेटिव का मतलब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सिंपल जो वर्ब से स्टार्ट हो जाता है, जो भी स्ट्रक्चर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, उसे हम कहते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव को अगर आप हिंदी में समझना चाहे तो आप यह कह सकते हैं कि जो आदेश देने वाले सेंटेंस होते हैं, जो काम लगाने वाले सेंटेंस होते हैं, जो ऑर्डर देने वाले सेंटेंस होते हैं, जो सजेशन देने वाले सेंटेंस होते हैं, जो रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उन्हें हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कह लेते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर में देखिए क्या होता है। अभी हमने वो स्टार्टिंग में एक बात बताई थी आपको कि क्या होता है कि अलग अलग बुक्स इसको अलग अलग तरीके से बताती है। समझते हैं किस तरीके से। देखिए चौथे नंबर का जो सेंटेंस होता है, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी अलग अलग होता है, कुछ लोग एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत ही ऑप्टेटिव को रखते हैं। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए हम क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग में एक हम ले लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब होता है जब हम ब्लेसिंग्स देने का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद देने का काम करते हैं। ठीक है, या फिर कर्स, श्राप देने का कार्य होता है। ठीक है, तो उन इस प्रकार के जो सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। पांचवा जो होता है वह होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो मन के भावों को, जब परिस्थितियों को देख करके, सिचुएशंस को देख करके कुछ शब्द ऑटोमेटिक हम बोल देते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से हमारे मन की सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। जैसे आपने हमें बोला कि सर हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, तो ऑटोमेटिक हमारे दिल से निकलेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन। तो ये क्या हुआ? किसी विशेष परिस्थिति को देख करके हमारे दिल से जो आवाज निकलेगी उसे हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। इसको अलग अलग तरीके, हाउ सेड, वेल डन, हाउ टेरिबल, ब्लेसिंग्स, ओ गॉड, माय गॉड, थैंक्स, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ना वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी मतलब फीलिंग्स, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। ठीक है, अब बात होती है कि ये अलग अलग सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव में हम बात करते हैं आशीर्वाद देने की। ठीक है, ऑप्टेटिव में क्या होगा? हम आशीर्वाद देने के काम करते हैं। ठीक है, या फिर
अभिशाप तो कोई किसी को देता ही नहीं और नहीं भी देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अभिशाप देने का काम या आशीर्वाद देने का काम जो होगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का जो काम करेगा, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का जो काम करेगा वो कहलाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हम बात करें तो जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं इसमें फुल स्टॉप का यूज किया जाता है लास्ट में। इंटेरोगेटिव जो होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। इंपेरेटिव जो होते हैं तो इंपेरेटिव में हम भी फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में इस एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, सेंटेंसेस के प्रकार। 5 प्रकार के सेंटेंस हमने पढ़े हैं। पहला जो हमने पढ़ा है वह है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का अर्थ होता है, असर्टिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है कि जो सामान्य बात बताता है, सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम काम क्या करेंगे, प्रश्न पूछने का काम करेंगे। तीसरे नंबर पर जो आता है वह होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम क्या काम करते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, काम लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम आशीर्वाद देने का कार्य करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो आता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मन के भाव को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। कितना अच्छा, कितना सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो 4 प्रकार के हमने सेंटेंसेस देखे, 5 प्रकार के, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस हैं। टॉपिक कौन सा चल रहा है, तो टॉपिक चल रहा है नरेशन। सर नरेशन में आपने इनके बारे में क्यों बताया, ये टॉपिक सेंटेंसेस के टाइप्स को क्यों बताया, इसकी क्या आवश्यकता है, समझते हैं। नरेशन टॉपिक में इस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की क्या आवश्यकता है, इसकी क्या उपयोगिता है, समझते हैं सारी चीजों को लेकर के। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सेड टू को चेंज करने के नियम। अब सेड टू को जो चेंज किया जाएगा ना फ्रेंड्स, सेड टू को जो चेंज किया जाएगा, सेड टू को चेंज इसके आधार पर ही किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि सेड टू को चेंज करने के नियम, किसको चेंज करने के नियम फ्रेंड्स, सेड टू को। सेड टू को चेंज करने के नियमों में हमने बात की है कि अगर सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव का मतलब अभी आपको बताया था, सेंटेंस का असर्टिव बताया था। असर्टिव मतलब सामान्य स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने वाली बात, इंपेरेटिव मतलब काम लगाने वाला सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मतलब जो मन की फीलिंग्स को बताने वाला, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत खराब, इस तरीके की जो बात है। तो एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव जो आशीर्वाद देने का काम करता है। अब क्या करना है, जो सेड टू को हम चेंज करने के नियम पढ़ रहे हैं, उस सेड टू में अगर आपके इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का सेंटेंस अगर असर्टिव है तो सेड टू की जगह टोल्ड लिख देना। बात समझ में आ गई। अगर ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे मैंने, हमारा स्टेटमेंट क्या था कि राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम नॉट कमिंग टूडे, आई एम नॉट कमिंग
टुडे। बात समझ में आ गई। राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा कि आई एम नॉट कमिंग टुडे, मैं आज नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चेंज किसको कर रहे हैं, हम करेंगे चेंज सेड टू को चेंज करने के नियम। तो सेड टू को चेंज करने के लिए, सेड टू को चेंज करने के लिए जो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का जो सेंटेंस है, जो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के टाइप को देखना पड़ेगा, इस सेंटेंस के टाइप को देखना पड़ेगा। अगर ये इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का सेंटेंस असर्टिव है तो फिर सेड टू की जगह हम टोल्ड लिख देंगे। अगर ये इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का सेंटेंस अगर प्रश्न पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव है, तो फिर सेड टू की जगह हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिखेंगे। अगर इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का सेंटेंस इंपेरेटिव है, काम लगाने वाला है, तो फिर हम सेड टू की जगह ऑर्डर करेंगे। अगर एडवाइस देने वाला है तो सेड टू की जगह एडवाइज्ड करेंगे। अगर प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रहा है तो अर्ज्ड लिखेंगे। ठीक है, मना कर रहा है तो फॉरबेड लिखेंगे। बात समझ में आ रही? बड़ा ही सरल सा है। क्या? सेंटेंस के टाइप को समझना पड़ेगा। अगर आपने सेंटेंस के टाइप को नहीं समझा तो फिर यह आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके लिए डिफिकल्ट हो। ठीक है, तो आपको इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का सेंटेंस के टाइप को अगर आप समझ गए तो फिर इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी। ये जो नरेशन जो बड़ा ही समस्या बना हुआ है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, वो बड़ा ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया जाएगा। इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का सेंटेंस अगर सिंपल असरेटिव है तो सेड टू की जगह टोल्ड लिख देना। अगर इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड लिख देना। अगर इंपेरेटिव है तो सेड टू की जगह ऑर्डर रिकमेंडेड है। अगर एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम्ड। आप देखो, मन की फीलिंग को बताया, तो मन की फीलिंग अगर खुशी वाली है ना तो जॉय लिख देना। ठीक है, गुस्से वाली है ना तो एंगर लिख देना। ठीक है, दुख वाली है ना तो सोरो लिख देना। आश्चर्य वाली फीलिंग है तो वंडर लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमको लिखना है। सेड टू की जगह क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, दुख है तो आश्चर्य हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। ठीक है, ऑप्टेटिव आशीर्वाद दे रहे हैं तो आशीर्वाद देने में सेड टू थोड़ी यूज करेंगे, हम सेड टू की जगह क्या करेंगे? विश्ड, प्रेड। अभिशाप दे रहे हैं, गुस्से में है तो कर्स्ड। ठीक है, सेड टू को चेंज करने के नियम समझ में आ गए। ठीक है, सेड टू को चेंज किया किसके आधार पर? इस इन्वर्टेड कॉमे के रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर। अगर रिपोर्टेड स्पीच पर असरेटिव था तो हमने सेड टू की जगह टोल्ड लिखा। अगर प्रश्न पूछ रहा था तो आस्क्ड लिखा। अगर काम लगा रहा था तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड लिखा। अगर आशीर्वाद देने का काम हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर तो सेड टू की जगह पर हम क्या लिख देंगे? आशीर्वाद के लिए ब्लेस्ड लिख देंगे, प्रेड लिख देंगे, विश्ड लिख देंगे। ठीक है, और अगर यह मन की फीलिंग को बता रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी की फीलिंग है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दुख की फीलिंग है तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो या सैड। फिर उसके बाद अगला जो आता है इन्वर्टेड कॉमे को चेंज करने के नियम। अगला क्या आता है? इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने के नियम। इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने के नियम क्या है फ्रेंड्स? समझेंगे, बड़े ही आसान है। इन्वर्टेड कॉमे में भी यही करेंगे। अब सेड टू को तो हमने चेंज कर लिया, किसके आधार पर? इस इन्वर्टेड कॉमे के अंदर के सेंटेंस के आधार पर। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो सेड टू की जगह टोल्ड लिख देना, इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड लिख देना। अब अगला आता है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमे में भी यही बात ध्यान रखना है। क्या? ये सेंटेंस, अंदर का सेंटेंस अगर असर्टिव है तो इन्वर्टेड कॉमे की जगह क्या लिख देंगे आप? दैट लिख देंगे। अगर ये अंदर का सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है तो आपको कुछ नहीं लिखना है इन्वर्टेड कॉमे की जगह पर। तो इन्वर्टेड कॉमे की जगह कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव दो तरीके से यहाँ पर बनता है। ठीक है, क्या करना है? अगर सिंगल इंट्रोगेटिव है तो आपको यूज़ करना है इफ़ या वेदर का। किसका यूज़ करना है फ्रेंड्स? इफ़ या वेदर का यूज़ करना है। और अगर डबल इंटरोगेटिव है, और अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो फिर जो भी आपका WH वर्ड है वो WH वर्ड सीधे आ जाएगा। जो भी आपका WH वर्ड है वो WH वर्ड सीधे आ जाएगा। ठीक है, तो इफ़ या वेदर का यूज़ करना है। अगर सिंगल इंट्रोगेटिव है तो एक ही बार मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव है तो WH का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में क्या करना है आपको? इन्वर्टेड कॉमे की जगह ये टू लगा देना, और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सेंटेंस में पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करना है फ्रेंड्स? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको लगाना है सिंपल सा दैट। किसकी जगह पर? इन्वर्टेड कॉमे की जगह पर। किसकी जगह पर फ्रेंड्स? इन्वर्टेड कॉमे की जगह पर क्या यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो उसमें भी इन्वर्टेड कॉमे की जगह हम
दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इन्वर्टेड कॉमे की जगह हम दैट का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? वी एक्सपेक्ट, हम आशा करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बड़े ही सरल शब्दों में समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें, अब आते हैं हम यहाँ पर अगले स्टेटमेंट की जगह पर। कहाँ पर आते हैं? अगर अगले स्टेटमेंट की जगह पर। तो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं कि एक तो हमने चेंज किया है सेड टू को, एक चेंज किया है सेड टू को, दूसरा हमने चेंज किया है इन्वर्टेड कॉमा को। जब भी हम नरेशन की बात करते हैं तो नरेशन में क्या ध्यान रखना है आपको? पहला चीज़ चेंज करना है सेड टू को, दूसरा किसको चेंज करना है? इन्वर्टेड कॉमा को। तो हमने बता दिया है कि सेड टू की जगह पर जो क्या क्या चेंज होगा, किसका यूज़ करेंगे? इन्वर्टेड कॉमे की जगह पर क्या यूज़ होगा? इसके लिए स्पेसिफिक हमने टेबल भी बना दी है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वह भी ले सकते हैं कि भाई हमको तो आपको सिंपली ध्यान रखना है क्या, कि अगर ये इन्वर्टेड कॉमे के बाद अंदर वाला सेंटेंस अगर असर्टिव है तो सेड टू की जगह टोल्ड लिख देना, इंट्रोगेटिव है तो फिर सेड टू की जगह आस्क्ड लिख देना, अगर इंपेरेटिव है तो सेड टू की जगह ऑर्डर रिक्वेस्टेड लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? वी होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब जो है इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का सेंटेंस चेंज करना है। ठीक है, उसके पहले एक छोटा सा माइनर सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसको अगर आप ध्यान रख लेते ना तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ प्रोनाउन हमने तीन चीज़ें कही थी। क्या कहा था? कि पहले सेड टू को चेंज करने के नियम पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर इन्वर्टेड कॉमे को चेंज करने के नियम पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर चेंज करने के नियम पढ़ेंगे किसको? प्रोनाउन को। आप समझते हैं प्रोनाउन को किसके आधार पर चेंज किया जाता है? बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, प्रोनाउन को प्रोनाउन को चेंज करने के नियम, अगर इन्वर्टेड कॉमे के अंदर या फिर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच है और इस रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? आई और वी अगर है, सब्जेक्ट कौन है? आई और वी है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आई और वी है, यहाँ पर आई है, तो फिर ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, तो क्या करना है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, अब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट क्या? अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट नेम ऑफ बॉय है तो ही यूज करेंगे। ठीक है, लड़के का नाम है, मैस्कुलिन नेम है तो ही यूज करेंगे, गर्ल्स का नेम है तो शी यूज करेंगे। ठीक है, लड़के का नाम है तो भी यूज करेंगे, लड़की का नाम है शी यूज करेंगे। ठीक है, नॉन लिविंग है तो इट का यूज करेंगे, प्लूरल है तो दे का यूज करेंगे, और अगर यही है तो ये सेम रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। कब? जब अगर आई वो यू है। अब देखिए हमारे इसमें क्या चेंज होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आई है तो क्या करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखेंगे। अब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट क्या है? राम, जो कि लड़के का नाम, राम क्या है? लड़के का नाम। तो हमने क्या कहा है कि अगर वह लड़के का नाम है तो फिर हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। तो हमारे यहाँ पर, तो फिर ऐसे स्थिति में यहाँ पर आई की जगह क्या यूज होना चाहिए? ही का यूज होगा। बात समझ में आ गई? सरल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पर आई और वी है तो फिर किसके आधार पर? सब्जेक्ट के आधार पर। दूसरा, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई और वी है तो ये इस तरीके से करेंगे। दूसरा, अगर सेकेंड पर्सन
इट मीन्स अगर यू का उपयोग किया गया है, किसका उपयोग किया गया है, यू का यूज उपयोग किया गया है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के, बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेंगे तो नरेशन आसान हो जाएंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के आधार पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब वो इसमें तो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है मी। अब लेकिन यहां पर क्या करना है, देखेंगे ये मी का बनेगा आई, क्या बनेगा, मी का बनेगा आई। कब, अगर यहां पर यू है तो, ठीक है। अगर यहां पर यू है, देखिए अगर यहां पर आई और वी का यूज किया गया है तो फिर इसका सब्जेक्ट बनाना है हमको, राम का ही बन जाएगा। अगर यहां पर यू का यूज किया गया है, सेकेंड पर्सन का यूज किया गया है, तो फिर इस ऑब्जेक्ट के आधार पर, ये मी है तो इसका सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। जैसे कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, तो यह है रिपोर्टिंग स्पीच, इसका ऑब्जेक्ट क्या है ये, तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट अगर मी है तो सब्जेक्ट हमको क्या बनाना है, आई। अगर अज है तो हमें बनाना है वी। अगर देम है तो हमें बनाना है दे, ठीक है। अगर हिम है तो हमें यूज करना है ही, ठीक है। अगर हर है तो हमें यूज करना है शी। समझ में आ गया क्या, अगर आई और वी है तो पहले वाले के हिसाब से, अगर यू है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। चलिए समझते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो बारी आती है वह आती है टेंस चेंज करने की। किसकी बारी आती है, टेंस। यहाँ पर टेंस को चेंज करना है, उसके लिए भी मैंने आपको बड़ा ही सरल सा टेबल बना करके दे दिया है, ठीक है। अगर वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना, तो सेड टू वाले सेंटेंस में इधर इन्वर्ट पास्ट इंडेफिनेट लगा देंगे। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नहीं समझ में आया, ठीक है, और सरल तरीके से बना देते हैं आपके लिए। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। हम चाहते हैं कि भैया आप सिलेक्शन ले, ठीक है, चाहे जिस स्तर की मेहनत करना पड़े, ठीक है, आपको समझाने के लिए हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। वी आर रेडी टू ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, मान लो कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है तो आपको यूज करना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर सेंटेंस में एम इज आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है तो आपको यूज करना है वॉज वर्ब के साथ, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अगर आपके सामने यूज किया गया है हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आपको यूज करना है हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर यूज किया गया है एम इज आर के साथ, सॉरी, अगर यूज किया गया है हैव हैज बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो आपको यूज करना है हैड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अगर यहाँ पर यूज किया गया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म पहले से ही तो फिर आपको यूज करना है हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसकी बात हो रही है पहले ये समझ लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूजिया जाएंगे। हमने क्या सेड टू को चेंज करने के नियम पढ़ लिए, इन्वर्टेड कॉमे को चेंज करने के नियम पढ़ लिए, इस सब्जेक्ट को चेंज करने के नियम पढ़ लिए। अब बचा जो सेंटेंस है, जैसे एम इज आर के साथ आईएनजी है तो क्या यूज़ करना है, अगर एम इज आर के साथ आईएनजी आएगा ना तो फिर वहाँ वाज वर के साथ आईएनजी यूज़ करना है, ठीक है। बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको देख करके, आप इसको देख करके भी नरेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रट लेना है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर है तो हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है यूज करना है। अगर वाज वर्ब के साथ आईएनजी पहले से ही यूज किया गया है तो क्या करना है फ्रेंड्स, तो ऐसी स्थिति में आपको यूज करना है हेड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म,
ठीक है, अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस पहले से ही है, मतलब ये वाले दोनों पहले से ही यूज़ किए गए हैं, तो फिर नो चेंज, उसमें कोई नो चेंज नहीं आएगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करना है। विल की जगह वुड का यूज़ करना है, शल की जगह शुड का यूज़ करना है, कैन की जगह कुड का यूज़ करना है, मे की जगह माइट का यूज़ करना है। ठीक है, वुड की जगह अगर पहले से ही वुड शुड कुड माइट दिया हुआ है तो फिर नो चेंज, उसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम पूरा टेंस चेंज कर लेते हैं। कैसे? देखिए, पहले हमने सेड टू को चेंज किया, तो सेड टू को चेंज करने के लिए हमने क्या बोला कि सेंटेंस के इन्वर्टेड कॉमे के अंदर जो सेंटेंस का टाइप है उसके आधार पर इसको चेंज कर लेंगे। फिर दूसरा हमने क्या किया कि इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने के नियम पढ़े, तो इन्वर्टेड कॉमे को चेंज करने के नियम में हमने क्या कहा कि यह भी सेंटेंस के टाइप के आधार पर चेंज होगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमे की जगह दैट लगाना, ये लगाना, अलग अलग तरीके से हमने सारी चीज़ें बताई। फिर नेक्स्ट है कि सब्जेक्ट को चेंज करना, तो सब्जेक्ट को चेंज करने का भी हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट आई वी यू है तो इस सब्जेक्ट के आधार पर होगा, अगर यहाँ पर यू है तो फिर इस सब्जेक्ट के आधार पर होगा, और अगर थर्ड पर्सन है ना तो वो थर्ड ही पर्सन रहेगा। आई और वी, आई वी यू के अलावा तीसरा कोई है ना तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर यहाँ ही है तो उसको ही रहने दो, अगर यहाँ शी है तो शी ही रहने दो। चेंज कब करना है? जब आई और वी का यूज किया जाएगा, जब यू का यूज किया जाएगा। आई और वी का यूज किया जाए तो इसके आधार पर चेंज करना है, अगर यू का यूज किया जाता है तो ऑब्जेक्ट के आधार पर करना है, और अगर उसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो वैसे के वैसे ही रहेगा, थर्ड पर्सन में नो चेंज रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या चेंज किया ये, इसके बाद हमने देखा कि भाई टेंस को चेंज करेंगे। टेंस मतलब क्या? यहाँ इस सेंटेंस में जो टेंस यूज किया गया है, इस सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर का उपयोग किया गया है उस स्ट्रक्चर को चेंज करना बताया कि अगर फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, एम इज आर के साथ आईएनजी है तो वाज वर के साथ आईएनजी होगा, हैव एज के साथ थर्ड फॉर्म है तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म होगा, हैव एज बीन के साथ आईएनजी है तो हेड बीन के साथ होगा। इस तरीके से हमने सारी चीजें आपको बता दी है। अब बचता है क्या? अब ये देखिए, ये टेंस भी चेंज अगर हो गया है तो अब ये आखिरी में बचता है आपका एडवर्ब, मतलब टुडे। सर ये टुडे को भी चेंज करना है क्या? हाँ फ्रेंड्स, टुडे को भी चेंज करना है। किस तरीके से टुडे को चेंज करना है देखेंगे। टुडे को चेंज करना है, अगर दीज है तो दोज लगाना है, दिस के दैट लगना है, हियर का देयर लिखना है। टुडे को टुडे की जगह लिखेंगे दैट डे, टुडे की जगह क्या लिखेंगे? दैट डे। दिस मॉर्निंग की जगह दैट मॉर्निंग का यूज करेंगे, दिस इवनिंग की जगह दैट इवनिंग का। ठीक है, टू नाइट की जगह दैट नाइट, यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट की जगह द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक की जगह द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ की जगह, सरल शब्दों में लास्ट आए ना तो द प्रीवियस लगा देना। ठीक है, समझ में आया? टुडे आया तो क्या लगाना ना, नेक्स्ट डे लगा देना। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और आपको समझ में भी आया होगा। क्या पढ़ा हमने फ्रेंड्स? देखिए, क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम कि क्या आखिरकार किया हमने सेड टू को बदलने के अलग अलग नियम देखे, इन्वर्टेड कॉमे को बदलने के नियम देखे, यहाँ जो प्रोनाउन यूज़ किया है इसको चेंज करने के नियम देखे, यहाँ जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज़ किए उसको चेंज करने के नियम देखे, जो आखिरी में एडवर्ब आया उसको चेंज करने के नियम देखे। अगर सभी चेंज कर दिया तो फिर बेफिक्र रहो, है ना। तो सरल सी बात ये ध्यान रखना है कि ये सारे पास्ट में हमने क्यों चेंज करे, क्योंकि ये सेड टू था। यहाँ पर सेड टू की जगह केवल से होता है ना तो फिर उनको किसी को पास्ट में चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट में से होता तो फिर उसमें नो चेंज करने, क्योंकि सेड टू पास्ट में, यह पास्ट में, इसलिए इसे भी पास्ट में बनाना पड़ेगा। और इसे पास्ट बनाने के लिए हमने क्या पढ़े, इसको पास्ट में बनाने के लिए हमने ये अलग अलग टेंस को चेंज किया। अगर वहाँ पर सेड टू की जगह केवल से होता ना तो फिर इनको पास्ट में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा ठीक ठाक लगा होगा। अब इसके बाद हम इससे जुड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेकर के आएंगे ताकि ये बड़ा ही आसान हो जाए आपके लिए, आप इसको मजाक मजाक में सॉल्व कर दे। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको, इस वीडियो को, इस क्लास को आप अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज करेंगे। अगर आपको क्लासेस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप रिवाइज एक दो बार रिवाइज करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे इससे जुड़े MCQs, ताकि आप पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सके, आप अपने आप को इवेल्युएट कर सके, मूल्यांकन कर सके। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो स्पेशली आपके लिए एक कोर्स, आपके लिए एक ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर कोर्स कहाँ मिलता है? ठीक है, तो एक ऐप हमारा है मास स्टडी ऐप। ठीक है,
प्ले स्टोर पर जाइएगा, प्ले स्टोर पर आपको मास स्टडी ऐप मिलेगा। मास स्टडी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पर हमारे पास स्पोकन इंग्लिश के लिए अलग कोर्सेज है, बच्चों के लिए अलग अलग कोर्सेज है, एक्सपर्ट अगर आप फील करें तो उसके लिए अलग कोर्स है, वोकेब के लिए अलग कोर्स है, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से स्पोकन की इसके लिए अलग कोर्स है, ग्रामर के लिए अलग कोर्स है। तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। तो सर ये कहाँ मिलेंगे सब? मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और अभी कुछ ऑफर भी चल रहा है, तो आपके लिए कम से हम चाहते हैं कि आपके पैसे भी बच जाए, है ना, कम से कम में आपका काम हो जाए, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।